हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में लॉन्ग आंसर के बारे में चर्चा की जाएगी। जी हाँ, जो लॉन्ग आंसर के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी और ये वीडियो रिलेटेड होगा आपके चैप्टर द लैमेंट, जो एंटन चेखोव साहब द्वारा लिखा गया है। उसी चैप्टर के समरी के बारे में दोस्तों अक्सर आता है एग्जाम में, समरी के बारे में लिखने के लिए आता है लॉन्ग आंसर में कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी। किसी भी स्टोरी की समरी आ सकती है और भी स्टोरीज की समरी जो है वो पहले से चैनल पर अपलोड है, उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और आइए तो इस स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। जो आपका चैप्टर है द लैमेंट, इसकी समरी क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं या सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर में अगर आता है तो आप शॉर्टकट में थोड़ा कम करके उसको लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द लैमेंट। जी हाँ, क्या करना है, द लैमेंट जो आपकी स्टोरी है इसी की आपकी क्या लिखना है आपको, इसका समरी अर्थात सारांश लिखना है। रिटन बाय एंटन चेखोव, यानी इसके राइटर जो एंटन चेखोव साहब हैं, तो इनकी समरी जो आपकी रचना है, इनका जो चैप्टर आपके कोर्स में है द लैमेंट, इसी की समरी लिखना है। लैमेंट का दूसरा नाम दोस्तों मिजरी भी है, जाने रहिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैमेंट, द लैमेंट के जगह पर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ मिजरी। जी हाँ, तो मिजरी इसी का नाम है, लैमेंट का, बात दोनों एक ही है। तो आइए आंसर में देखते हैं। आंसर में देखिए कि मिजरी बाय एंटन चेखोव। जी हाँ, मिजरी जैसा कि अभी बताया गया कि मिजरी जो है, अब चाहे मिजरी लिखा हो या द लैमेंट लिखा हो, आप वही मतलब समझिए कि मिजरी बाय एंटन चेखोव इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क। जी हाँ, एंटन चेखोव द्वारा जो लिखी गई ये कहानी है मिजरी, जो लघु कथा है, एक क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ऑफ द आथर यानी लेखक की, एंड वन ऑफ द सैडेस्ट शॉर्ट स्टोरीज रिटन इन द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी। जी हाँ, 20th सेंचुरी अर्थात 20वीं शताब्दी में जो स्टोरीज लिखी गई हैं, स्टोरी रिटन अर्थात जो स्टोरीज लिखी गई हैं शॉर्ट स्टोरीज, उनमें से जो मतलब जो बहुत ही दुखित या दुख से भरी हुई सैड स्टोरी लिखी गई है, तो उनमें से एक है, यानी दुखद कहानियों में से एक कहानी है जो 20वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। आगे देखते हैं कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का जो शीर्षक है अर्थात द लैमेंट या मिजरी जो शीर्षक है, डज जस्टिस इट टू द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के विषय, थीम ऑफ द स्टोरी अर्थात कहानी के विषय के साथ निर्णय करता है। कहने का मतलब कि शीर्षक जो है वो जैसा कहानी का विषय है, एकदम न्यायोचित शीर्षक है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हिच इज ऑफ लोनलीनेस। क्या है दोस्तों, कहानी की जो थीम है, विषय उसका जो है वो क्या है, लोनलीनेस अर्थात अकेलापन, मिजरी, दुख, एंड द नीड टू कम्युनिकेट वंस फीलिंग, और क्या है, अपने फीलिंग्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना, कम्युनिकेट करना, यानी उसकी किसी के साथ बात करने की ज़रूरत जो है, ये चीज़ है। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है दोस्तों, दुख, अकेलापन और अपनी जो भावनाएं हैं, भावनाओं को दूसरे के साथ साझा करना, इस चीज़ की ज़रूरत। तो ये कहानी का आपका मुख्य विषय है। आगे देखते हैं, दिस एस्से, यानी ये दिस एस्से शैल एक्सप्लोर द ओवरऑल मैसेज एंड प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ मिजरी बाय एंटन चेखोव, यानी ये कहानी जो है, एस्से जो है वो क्या करता है कि अंततः पूरा मैसेज प्रदान करता है, मतलब प्रकाशित करता है, उसको उजागर करता है। एंड प्रोवाइड अस एनालिसिस, और प्रोवाइड करता है यानी प्रदान करता है, एनालिसिस ऑफ मिजरी, यानी दुख के विश्लेषण को प्रदान करता है, बाई एंटन चेखोव, यानी एंटन चेखोव के द्वारा जो लिखी गई ये कहानी है, ये कहानी एकदम से दुख के विश्लेषण को और जो उससे मैसेज, जो संदेश निकल कर आ रहा है, उसको उसका विश्लेषण करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा, द स्टोरी बिगिंस विद द, अब यहाँ से कहानी का विषय जो है शुरू हो रहा है कि किस तरह से कहानी में क्या चीज़ है, उसकी मेन समरी क्या है। तो देखते हैं कि द स्टोरी बिगिंस, शुरू होती है विद द डिस्क्रिप्शन,
यानी बर्डन से आप इओना पोटापोआ, जी हाँ इओना पोटापोआ, ये आपका जो कहानी का आप कह सकते हैं जो हीरो है या प्रोटोगोनिस्ट नायक जो है वो है। तो इओना पोटापोआ के वर्णन के साथ शुरू होती है, जो स्लेज ड्राइवर है। जी हाँ स्लेज ड्राइवर, जो बर्फ़ पे एक गाड़ी, बैलगाड़ी टाइप का जो एक गाड़ी चलाई जाती है तो उसी का ड्राइवर है वो। हु इज आल्सो द प्रोटोगोनिस्ट, जी हाँ वही क्या है, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का नायक भी है। कहने का मतलब जैसा आपको बताया इओना पोटापोआ जो है वो कहानी का नायक है। तो उसी के डिस्क्रिप्शन के साथ, उसी के वर्णन के साथ कहानी शुरू होती है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, द रीडर, पाठक जो है, कम्स टू नो, यानी जान जाता है, दैट द मूड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के मूड को, उसकी मनोदशा को समझ जाता है पाठक। और ये समझता है कि मूड ऑफ द स्टोरी इज सैड, कि कहानी की मनोदशा जो है वो क्या है, बहुत दुख से भरी हुई है, अर्थात दुखद है। अस द आथर डिस्क्राइब, जैसा कि लेखक वर्णन करता है, द मेन कैरेक्टर, यानी जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, इओना पोटापोआ जो है उसका वर्णन करता है, अस आल वाइट लाइक या घोस्ट, यानी भूत की तरह सफ़ेद। चेखो, ऐसा चेखो साहब ने कहा कि भूत की तरह सफ़ेद, उसके बारे में उसका वर्णन करता है, उसका डिस्क्रिप्शन करता है योना का, कि वो एकदम उसका रूप रंग कैसा है, भूत की तरह सफ़ेद है। तो ऐसा इससे क्या पता चलता है कि कहानी की जो मनोदशा है वो क्या है, दुखद है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ योना, यानी योना के डिस्क्रिप्शन के बाद, उसके वर्णन के बाद, एंड हिज बिहेवियर, और उसके व्यवहार के वर्णन के बाद, इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता है, दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। अब क्या गलत है आगे देखते हैं। सून इट इज़ टोल्ड, जल्द ही ये बताया जाता है, दैट योनास सन, अर्थात योना का जो पुत्र है, हैड डाइड अ वीक बिफोर, यानी एक सप्ताह पहले, अ वीक बिफोर अर्थात एक सप्ताह पहले, हैड डाइड, मर गया था। विच हैज लेफ्ट हिम दिस वे, जो इसने क्या किया था, उसको इस दशा में छोड़ गया था, यानी जो दशा इस समय योना की थी, उस दशा में उसकी वो दशा क्यों हुई थी, उसके पुत्र के मरने के बाद। आगे देखते हैं कि द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ कोल्ड इवनिंग इन विंटर। जी हाँ, ये कहानी कहाँ घटित होती है दोस्तों, कोल्ड इवनिंग यानी ठंडी शाम में, इन विंटर यानी विंटर की अर्थात ठंडी की ऋतु की एक बहुत ही ठंड शाम होती है, उसी समय कहानी घटित होती है। व्हिच रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ योना, जो योना के फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को प्रकाशित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अस ही हैज़ नो वाइफ, जैसा कि उसकी पत्नी नहीं थी। आल योना वांट्स इन रिटर्न फॉर हिज सन्स डेथ इज समवन, फिर योना जो था वो अपने पुत्र की मृत्यु के बदले चाहता था, डेथ इज समवन ही कैन शेयर हिज ग्रीफ, वो किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जिससे वो क्या कर सके, अपने ग्रीफ को, अपने दुख दर्द को शेयर कर सके, अर्थात बांट सके। यानी योना के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी भी नहीं थी, तो योना चाहता था, किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो उसके दुख में शरीक हो सके, अर्थात उसके दुख को बांट सके, या उस मतलब अपने दुख को वो उससे शेयर कर सके। आगे देखते हैं। हिट डिस्पिरेशन टू शेयर द मेमोरी ऑफ हिज सन, यानी जो उसका अपने सन की मेमोरी थी, उसके पुत्र की मेमोरी का जो उसको मतलब शेयर करना था, ऑफ हिज सन विथ समवन इज रिबेल्ड व्हेन ही थिंक्स टू हिमसेल्फ, यानी उसके अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में किसी से शेयर करना, ये तब उजागर होता है कि जब ही थिंक्स, वो सोचता है अपने बारे में, टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ, कि मैं किससे अपना दुख कहूँगा। ये बात वो सोचता है कि मैं किससे अपना दुख कहूँगा। चेखव साहब ने लिखा। आगे देखते हैं। अस द स्टोरी गोज फॉरवर्ड, जैसे जैसे स्टोरी जो है, कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, योना डेली इनकाउंटर विथ हिज कस्टमर्स, तो योना जो है वो डेली यानी प्रतिदिन क्या होता है, अपने कस्टमर के साथ उसकी भेंट होती है, उसकी मुलाकात होती है। कस्टमर अर्थात जो उसके ग्राहक हैं, अर्थात वो ड्राइवर था तो लोगों को बिठा के यहाँ से वहाँ ले जाता था। तो रिवील्स हिज लोनलीनेस, तो वो चीज़ क्या करती है, उसके अकेलेपन को उजागर करती है, प्रदर्शित करती है दोस्तों, अकेलेपन को। द एनालिसिस एसे ऑन एंटन चेखो, यानी एंटन चेखो का जो ये विश्लेषणात्मक एसे है, निबंध है, चेखोस स्टोरी यानी चेखो की कहानी, डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट while Iona is continuously trying to share his grief,
विथ समवन, यानी इस बात को प्रदर्शित करती है, परिलक्षित करती है कि योना जो है जब कांटिन लगातार ट्राइंग टू शेयर कोशिश करता है शेयर करने का, अर्थात साझा करने का, हिज ग्रिप अपने दुख को, विथ समवन यानी किसी भी व्यक्ति से, तो एनी वन एट ऑल यानी कोई भी, बट नो वन सीम टू केयर, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। यानी जिससे वो बताता है अपनी बात को, अपने बेटे की मृत्यु के बारे में जिस किसी को बताता है, तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उसकी मतलब बात पर ध्यान नहीं देता। आगे देखते हैं कि एवरी वन इज काच अप इन दियर लिटिल वर्ल्ड, प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे से संसार में, लिटिल वर्ल्ड में काच अप अर्थात फंसा हुआ, यानी अपने ही कार्य में लोग फंसे हुए हैं। एंड अपीयर्स टू बी टू बिजी, और ऐसा दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी है, टू शेयर समवन सम टाइम टू शेयर आ स्ट्रेंजर्स में जी, यानी वो इतने बिजी हैं कि किसी स्ट्रेंजर्स के मिजरी अर्थात किसी अपरिचित के दुख में जरा सा भी टाइम, सम टाइम शेयर यानी जरा सा भी टाइम वो नहीं दे सकते हैं। यानी इस तरह से प्रतीत होता है, लोग इस तरह से दिखावा करते हैं कि उनके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि वो किसी अपरिचित व्यक्ति के दुख में शरीक हो सके या उसकी बात को सुन सके, बस इतना ही करना था। तो आगे देखते हैं, द इग्नोरेंस ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो इग्नोरेंस है, नज़रअंदाज करना जो लोगों का है, कैन बी सीन दिखता है, दिख सकता है, फ्राम द वे दे रिस्पॉन्ड टू योना, कि जैसा कि वो योना को जवाब देते हैं, तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि लोगों का इग्नोरेंस, लोगों की अज्ञानता जो है वो किस तरह से है। व्हेन ही टेल्स, जब वो बताता है, देम उनको अर्थात उन लोगों को बताता है, दैट ही सून एक्सपायर्ड ओनली अ बिग बैक, कि जल्द ही वो क्या हुआ है, एक महीना, अ बिग बैक अर्थात एक सप्ताह पहले वो एकदम से ख़त्म हो गया है। यानी वो बात बताता है कि एक सप्ताह पहले ही वो एकदम से ख़त्म हो गया, कहने का मतलब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, ये बात बताता है। ही होप्स टॉकिंग टू वुमेन, यानी वो क्या करता है, औरतों से बातें करने की आशा रखता है। वुड बी मोर अफेक्टिव, यानी वो उसको ऐसी आशा थी, यानी ही होप्स वो ऐसी आशा रखता था कि टॉकिंग टू वुमेन यानी औरतों से बातें करना, वुड बी मोर इफेक्टिव यानी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। बट द रिजल्ट इज़ द सेम, लेकिन परिणाम जो था वो एकदम सेम था, यानी औरतों से भी उसने बातें किया पर औरतों ने भी उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं, वन ऑफ द कस्टमर्स, उसमें से एक कस्टमर उसका जो था, सेज दैट, उसने ऐसा कहा कि बी सेल आल डाई, कि हम सब लोग मरेंगे, कम ड्राइव वन यानी आओ और गाड़ी चलाओ, आई सिंपली कैन नॉट स्टैंड क्राउलिंग लाइक दिस, यानी मैं इस तरह से रेंगते हुए खड़े नहीं रह सकता, अर्थात गाड़ी धीरे धीरे नहीं, गाड़ी तेज़ चलाओ और ये सब बात में कोई मतलब ये सब बात मत सुनाओ, बी सेल आल डाई, कि हम सबको एक दिन मरना ही है। आगे देखते हैं, व्हेन विल ही गेट अप देयर, कि ये मुझको कब वहाँ पहुँचाएगा, कहने का मतलब कि वो धीरे चला रहा था, तो आपस में लोग कहते हैं कि वो ये मुझे अपने गंतव्य तक कब पहुँचाएगा। चेक हो, इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है, स्पष्ट है, दैट मीनिंगलेस पर्सनल इंगेजमेंट, यानी जो मीनिंगलेस अर्थात मीनिंगलेस जो पर्सनल व्यक्तिगत इंगेजमेंट या जो व्यक्तिगत मतलब किसी की एक दूसरे की परस्पर मेल जोल जो है, आर डियरर टू पीपल, यानी लोगों को ज़्यादा प्रिय होता है। कहने का मतलब कि आपसी अगर मीनिंगलेस कोई बातचीत हो, मतलब जिस व्यक्ति को आप जान पहचान का आपके कोई व्यक्ति हो, तो उसके साथ बिना अर्थ की बात करने के लिए भी लोगों के पास टाइम होता है, वो चीज़ उनको ज़्यादा प्रिय होती है। देन अ स्ट्रेंजर्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कि अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रेंजर कोई किसी अपरिचित व्यक्ति के अगर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यानी जीवन को बदल देने वाला अनुभव की बात वो कर रहा हो, फिर भी लोग क्या करते हैं कि अपने जो आपस के उनके जो परिचित लोग हैं उनकी बिना मतलब की बात सुनने में ज़्यादा इच्छुक दिखते हैं, जबकि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति चाहे कितनी भी दुख दर्द की बात या कितनी भी अच्छी बात बता रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ लोगों के मतलब व्यक्तित्व के बारे में लेखक बताता है। आगे देखते हैं, द ब्रूटिलिटी ऑफ द अर्थात क्रूरता जो है, ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की क्रूरता जो है,
इज रिवील्ड अर्थात प्रकाशित होती है थ्रू द पैसेंजर्स यानी पैसेंजर्स के जरिए संसार की क्रूरता को दिखाया गया है। पैसेंजर अर्थात यात्री जो हैं योना के। दैट योना ड्राइव्स अराउंड कि योना जो है, जब योना गाड़ी चलाता रहता है तो उस समय क्या होता है कि पैसेंजर्स के माध्यम से लेखक ने इस संसार की क्रूरता को दिखाने की कोशिश की है। नो वन इज विलिंग टू लिसन टू योना, कोई भी योना की बात को सुनने की इच्छा नहीं रखता, कोई नहीं सुनना चाहता। डिस्पाइट द कंटिन्यूअस एफर्ट मेड बाई हिम, जबकि वो कंटिन्यूअस लगातार एफर्ट करता है, प्रयत्न करता है, उसके द्वारा लगातार प्रयत्न किया जाता है, फिर भी जो है कोई व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता। व्हिच मेक्स हिज नीड टू टॉक वेरी ओबियस, कि जो उसकी ज़रूरत जो है, उसकी जो बात करने की ज़रूरत है उसको बहुत स्पष्ट करती है इस बात को कि वो स्पष्ट रूप से किसी न किसी से बात करना चाहता है, लगातार वो इसके कारण प्रयास करता रहता है, फिर भी लोग उससे बातें नहीं करना चाहते। आगे देखते हैं कि आफ्टर बीइंग डिसअपॉइंटेड यानी निराश होने के बाद, बाय द एफेटिक बिहेवियर यानी उदासीन बिहेवियर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जब वो एकदम से डिसअपॉइंट हो जाता है, ऑफ द सराउंडिंग्स पब्लिक अर्थात जो उसके आसपास की पब्लिक है उनके उदासीन व्यवहार के कारण वो जब निराश हो जाता है तो योना तब वो डिसाइड करता है टू गो होम अर्ली यानी घर जाने के लिए जल्दी निर्णय करता है। द ऑथर डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ हिज मिजरी, ऑथर क्या करता है उसके दुख के वर्णन को, मतलब उसके अत्यधिक दुख को दर्शाता है, वो उसका वर्णन करता है। व्हेन ही राइट्स, जब वो लिखता है, क्या चीज़ लिखता है, इस तरह से वर्णन करता है उसका कि योनाज हर्ट वर टू बर्स्ट, यदि योना का हृदय जो है, इफ़ योनाज हर्ट वर टू बर्स्ट अर्थात यदि योना का हृदय जो है वो फट जाए, एंड हिज मिजरी टू फ्लो आउट, और उसका दुख उससे बाहर निकल आए, इट वुड फ्लूड द होल वर्ल्ड, तो सारे संसार में बाढ़ आ जाएगी। यानी ये बात राइटर बताता है कि योना के हृदय में इतना दर्द है, इतना दुख है, इतनी कष्ट है उसके हृदय में, इतनी परेशानी है कि अगर उसका हृदय फट जाए और उससे उसके दर्द दुख जो है वो बाहर निकल आए तो सारे संसार में बाढ़ आ जाएगी, ऐसा जो है लेखक बताता है। यानी बहुत ज़्यादा दुखी उसको प्रदर्शित करता है। बट इट इज़ नॉट सीन चेको, लेकिन फिर भी ये देखा नहीं जाता है। आगे देखते हैं इन द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी मिजरी, यानी शॉर्ट स्टोरी मिजरी जो है कहानी जो द लेमेंट है उसकी समरी जो है, समरी में उसके सारांश में इट इज़ एक्सप्लेन्ड, ये परिभाषित किया जाता है, ये बताया जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है दैट अस योना रीचेज होम, कि जब योना होम पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है, एनादर पार्ट ऑफ हिज मिजरी, तो उसके मतलब दुख का, हिज मिजरी अर्थात उसके दुख का एनादर पार्ट जो दूसरा अंश है, दूसरा अंश या अलग अंश, इज रिवील्ड यानी प्रदर्शित होता है या दिखता है। यानी जब घर वो पहुंचता है योना तो उसके दुख का, उसकी परेशानी का दूसरा अंश दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग दिखाई पड़ता है। एक तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो लोगों से बात करना चाहता था, लोग उससे बात नहीं करते थे, अब घर पहुंचता है तो कौन सा पार्ट दुख का दूसरा दिखाई पड़ता है, ये देखते हैं। व्हिच इज पॉवर्टी, क्या है दोस्तों, जो गरीबी थी, यानी गरीबी दरिद्रता जो थी, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब था, ये भी उसके लिए बहुत कष्टदायक था। आगे देखते हैं ही सिट्स नेक्स्ट टू द, वो बैठता है बिग डर्टी स्टोव, यानी एक बड़े गंदे स्टोव के किनारे बैठ जाता है। वेयर द एयर इज़ फुल ऑफ स्मेल, की जहाँ पर जो है हवा जो है, यानी जो वहाँ हवा आती है, फुल ऑफ स्मेल यानी गंध से भरी हुई है, एंड स्टफीनेस, और उबन टाइप की हवा है, यानी लू टाइप की हवा, तेज़ हवा वहाँ आ रही है जिसको मतलब सहन करने में दिक्कत हो रही, तो इस तरह की दुर्गंधपूर्ण और असहनीय हवा वहाँ चलती है। आगे देखते हैं द सिम्बोलिज्म इन द स्टोरी कैन बी सीन, यानी कि स्टोरी में सिम्बोलिज्म जो है, प्रतीकात्मकता जो है, उसको देखा जा सकता है। व्हेन योना रियलाइजेज, जब योना ये महसूस करता है दैट ही विल नेवर फाइंड अ पर्सन, कि वो किसी व्यक्ति को नहीं पाएगा, हु वुड केयर अबाउट, जो ध्यान दे, अबाउट हिज मिजरी, उसके दुख के बारे में, आर इवन प्रिटेंडेड टू डू सो, या केवल ऐसा करने का वो दिखावा ही करे, यानी वो
सोचता है इस बात को कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाएगा जो उसके दुख में शरीक हो या शरीक होने का केवल दिखावा ही कर दे। एंड डिसाइडेड, और निर्णय करता है, टू शेयर द मेमोरीज ऑफ हिज सन, और अपने सन की मेमोरीज, अपने पुत्र की जो उसकी मेमोरी है, यादें जो है, उनको शेयर करने का यानी साझा करने का वो निर्णय करता है। विथ अ व्हाइट मेयर, अर्थात एक सफ़ेद घोड़ी के साथ। कहने का मतलब कि किसी कोई व्यक्ति उसको जब नहीं मिलता तो क्या करता है, अपने दुख को एक जानवर के साथ, एक घोड़ी के साथ शेयर करता है, करने का निर्णय करता है। विच इज़ नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकती, यानी अब जानवर है तो बोल नहीं पाएगी, बट इट इज़ ऑलवेज बाई हिज साइड, लेकिन वो हमेशा उसकी तरफ रहेगी। तो ये इस बात का निर्णय करता है। अब आगे देखते हैं। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का अंत जो है, इज़ रेदर सैड, वास्तव में बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुखी है, अत्यधिक दर्द से भरा हुआ है। कहानी का एंड जो है वो अत्यधिक दर्द से भरा। और उसके बाद आगे देखते हैं कि रेदर सैड बिकॉज योना फेल्स टू फाइंड इवन, क्योंकि योना जो है वो किसी को पाने में फेल होता है, असफल होता है। इवन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी इंसान को पाने में वो असफल हो जाता है। टू शेयर हिज ग्रीफ, की जो इससे वो अपना ग्रीफ, अपना दर्द जो है शेयर कर पाए, यानी शेयर करने के लिए वो किसी को नहीं पाता है। एंड हैज टू सेटल विथ एन एनिमल, और अंततः उसे क्या होता है, एक एनिमल के साथ ऐसा करना पड़ता है, ऐसा एनिमल के साथ उसको रहना पड़ता है। विच इज सिंबल, ये प्रतीक है, ऑफ हिज लोनलीनेस, अर्थात उसके अकेलेपन का, ये उसके अकेलेपन का प्रतीक है। दो योना इज रिलीव्ड टू बी एबल टू टॉक टू समवन फाइनली, यद्यपि योना जो है, हालांकि योना किसी से बात करने में, मतलब बात करने के फाइनली वो क्या होता है कि किसी से बात कर पाता है, यानी अब चाहे वो जानवर से ही हो। द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य आगे ये है कि दैट इट इज़ एन एनिमल, कि फैक्ट यह है कि वो एक एनिमल है। यद्यपि वो किसी से बात करने का जो है वो योग्य हो जाता है, कहने का मतलब किसी तरह बात कर लेता है, लेकिन वो जानवर होता है। विथ विच योना शेयर्स हिज फीलिंग्स, जिसके साथ योना क्या करता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को शेयर करता है। नॉट अ ह्यूमन बीइंग, और कोई इंसान जो है, हु कैन अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और कोई भी इंसान उसको ऐसा नहीं मिलता कि जो उसके ग्रीफ को, उसके दुख को अंडरस्टैंड, समझ सके उसके दुख को, एंड रिस्पॉन्ड इट, और इसका जवाब दे सके, उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है। इवन दो योना फील्स बेटर, यद्यपि योना जो है वो बेटर फील करता है, यानी जब वो अपना दुख उस घोड़ी से के साथ कह देता है, घोड़ी से कह देता है, तो उसे कुछ उसका बोझ दुख का उतर जाता है। द रीडर इज फेल्ट अपसेट, लेकिन पाठक जो है वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आगे देखते हैं। द थीम ऑफ मिजरी बाई एंटन चेखोव ऑफ मिजरी एज द टाइटल सजेस्टेड, यानी जो थीम है मिजरी की, जो एंटन चेखोव के द्वारा लिखी गई है, वो क्या है, दुख दर्द, यानी मिजरी है, उसकी थीम भी, उसका विषय भी मिजरी है, दुख है। एज द टाइटल सजेस्टेड, जैसा कि टाइटल शीर्षक जो है वो दर्शाता है। एंड लोनलीनेस, और क्या है दोस्तों, अकेलापन है, यानी जो मिजरी कहानी है एंटन चेखोव की, उसका जो थीम, उसका विषय जो है वो क्या है, मिजरी एंड लोनलीनेस है। अकॉर्डिंग टू हेरी नुर्दियांतो, जी हाँ, हेरी नुर्दियांतो के अनुसार द स्टोरी इज अबाउट हाउ वन मैन्स ग्रीफ इज इग्नोर्ड बाय द पब्लिक, यानी ये कहानी किसके बारे में है दोस्तों, कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है, पब्लिक मतलब किसी व्यक्ति का दुख जो है वो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा इग्नोर किया जाता है, अर्थात नज़रअंदाज किया जाता है। जस्ट व्हेन ही नीड समवन्स अटेंशन द मोस्ट, यानी तब कि जब उसको बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ध्यान की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है, तब उसके मतलब लोगों के द्वारा उसे इग्नोर किया जाता है। आगे देखते हैं।
दिस इज ट्रू, ये सत्य है। अस योना इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड, कि योना जो है स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष करता है, टू फाइंड अ पर्सन, किसी एक भी व्यक्ति को पाने के लिए, टू टॉक टू अबाउट हिज डिसीज्ड सन, यानी अपने मृतक सन के बारे में बात करने, अपने मृतक पुत्र के बारे में बात करने के लिए वो किसी एक व्यक्ति को खोजने की संघर्ष करता है। बट इज इग्नोर्ड बाई द रूड पब्लिक, लेकिन असभ्य पब्लिक के द्वारा उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट पीपल कंटिन्यू टू इग्नोर इवन, यानी जो सैडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे दुखद अंश जो है ऑफ द स्टोरी, कहानी का, इज दैट ये है कि पीपल कंटिन्यू टू इग्नोर, कि पीपल जो है, लोग जो है वो लगातार उसको इग्नोर करते हैं इवन आफ्टर ही टेल्स देम, यद्यप वो मतलब उसके बताने के बाद, उनको बताने के बाद, दैट हिज सन हैड डाइड, कि लोग मतलब उसका पुत्र मर गया है, फिर भी लोग उसे इग्नोर करते हैं। तो ये कहानी का सबसे दुखद पार्ट है, दुखद अंश है। इट इज़ वन थिंग, ये एक बात है, व्हेन अ पर्सन, कि जब कोई व्यक्ति डज नॉट नो, नहीं जानता है, बट डिसाइडिंग टू इग्नोर, यानी इग्नोर करने का, उसको नज़रअंदाज करने का निर्णय करता है। योना इवन आफ्टर नोविंग, यानी योना को इवन आफ्टर नोविंग, यानी जानने के बाद, अबाउट हिज मिजरी, उसके दुख के बारे में, ब्रिंग्स फोर्थ द डार्क साइड ऑफ ह्यूमंस, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में ना जाने और इग्नोर कर दे तो बात सही हो सकती है, लेकिन अगर योना के दुख दर्द जानने के बाद भी कोई उसे इग्नोर करता है तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये ब्रिंग्स फोर्थ द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन, यानी व्यक्ति के, मानव के जो है उसके अंदर जो कपट या कालापन भरा हुआ है, उस डार्क साइड को दिखाती है। यानी व्यक्ति कितना स्वार्थी है, या लोगों के लिए उसके पास समय नहीं रहता, इन सब सारी चीज़ों को दिखाती है। आगे देखते हैं, द स्टोरी सोज, कहानी दिखाती है, द अदर साइड ऑफ ह्यूमंस, यानी कहानी लोगों के दूसरे भाग को दिखाती है। अदर साइड ऑफ द ह्यूमंस, व्यक्ति के, इंसान के दूसरे भाग को दिखाती है। व्हिच इज ऑफ इग्नोरेंस, जो क्या है, अज्ञानता है। व्हिच इज समथिंग दैट वी डोंट लाइक टू एक्नॉलेज, ऐसा कुछ है कि जिसको हम कभी स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, लॉरेंस जे डेसनर डिस्क्राइब, यानी लॉरेंस जे डेसनर एक जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत का वर्णन वो करते हैं, अस अ काइंड ऑफ पैथेटिक रिलीफ, यानी एक दयनीय राहत, पैथेटिक रिलीफ यानी एक दयनीय राहत के रूप में कहानी के अंत का वो वर्णन करते हैं। एंड अ हॉरिफाइंग, और एक भयानक, एंड हार्ट ब्रेकिंग, यानी दिल तोड़ देने वाला या हृदय विदारक जिसको आप कहते हैं, रिवेलेशन यानी रहस्योद्घाटन, इस चीज़ का वर्णन करते हैं, यानी कहानी के अंत के बारे में ये बताते हैं डेसनर, ऐसा डेसनर ने कहा। आगे देखते हैं, द वे योना डिसाइडेड टू रिलीव हिमसेल्फ, यानी जो रास्ता, जो तरीका जो है योना जो है वो डिसाइड करता है छुटकारा पाने के लिए, हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ हिज ग्रीफ, यानी अपने दुख के बोझ से मुक्ति पाने का जो तरीका वो ढूंढता है, जो तरीका चुनता है, इज इंडीड, ये वास्तव में एक पैथेटिक रिलीफ यानी एक दयनीय राहत है दोस्तों। आज ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अ हाउस, क्योंकि वो क्या करता है, हॉर्स से, टॉकिंग टू अ हॉर्स अर्थात एक घोड़े से बात करना शुरू कर देता है। दो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग्स टू कन्वर्स विथ एनिमल, यद्यप एनिमल से, जानवर से बातचीत करना बैड थिंग्स नहीं है, बुरी बात नहीं है। द रीज़न वाई योना डज इट डिफरेंट, लेकिन योना जिस कारण से बात करता है हॉर्स से, वो क्या है दोस्तों, डिफरेंट है, यानी उसका कारण एकदम से डिफरेंट है। चूँकि लोग उसे बात करने के लिए नहीं मिले तब वो उससे बात करता है जानवर से, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। आगे देखते हैं, हाँ, अस द एनालिसिस ऑफ मिजरी, यानी मिजरी के विश्लेषण में, बाई एंटन चेखोव सोज, यानी एंटन चेखोव के द्वारा मिजरी के विश्लेषण में, अर्थात जो ये कहानी है इसके विश्लेषण में ये चीज़ दिखाया जाता है कि ही डज इट, वो ऐसा करता है, बिकॉज माने क्योंकि, ही कुड नॉट फाइंड, वो नहीं पाता है, अ पर्सन
इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, यानी बहुत अधिक कोशिश करने के बाद भी वो किसी व्यक्ति को नहीं पाता है बात करने के लिए, तब वो क्या करता है, जानवर से बात करता है। आगे देखते हैं, दो ही इनकाउंटर्ड मेनी पीपल, यद्यप वो बहुत से लोगों से मिलता है, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, वर विलिंग टू लिसन टू द स्लेज ड्राइवर, लेकिन उस स्लेज ड्राइवर को कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई सुनने की इच्छा नहीं जाहिर करता या सुनना नहीं चाहता। आगे देखते हैं, द ब्रूटेलिटी अर्थात क्रूरता एंड रूडनेस और असभ्यता या अशिष्टता आप पीपल लोगों की टूवर्ड योना, योना की तरफ जो लोगों की असभ्यता और क्रूरता थी, आर रेदर हॉरिफाइंग, वास्तव में वो क्या है, भयावह है, हार्ट ब्रेकिंग, हृदय विदारक है, एंड डीपली और डीपली फेल्ट बाय द रीडर, और रीडर के द्वारा जो है गहरे हृदय से मतलब महसूस की जाने वाली है। आगे देखते हैं, द सैडेस्ट पार्ट रिमेन्स दैट, और सबसे दुखी पार्ट ये है, ये भाग ये है कि दैट इग्नोरेंस वाज नॉट इनवॉलंटरी, कि अज्ञानता जो है वो अनैच्छिक नहीं है, बट अ वेल थॉट रिएक्शन, एक सोचा समझा रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है दोस्तों, यानी वेल थॉट अच्छी तरह से सोच विचार कर दिया गया रिएक्शन प्रतिक्रिया है। सबसे दयनीय बात तो ये है। तो ये दोस्तों कहानी की जो है समरी थी, सारांश था, जो द लेमेंट ऑफ की मिजरी कहानी थी उसका ये सारांश क्लियर हो गया। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।